सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। मेरी जो बुक है वो ओल्ड है, इसीलिए इसमें चैप्टर 6 लिखा है, पर आपकी बुक में ये चैप्टर 5 होगा। सो आज हम इसमें न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड मैं इसके सारे ही टॉपिक्स आपको समझाऊंगी, पर अलग अलग वीडियोस में, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। So let's get started. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस क्या है जिंदा चीज़ में और जो जिंदा नहीं है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर हमें एक डॉगी दिखता है भागता हुआ, काऊ दिखती है चबाती हुई, इंसान जो है गाता हुआ दिखता है, तो ये सब लिविंग बींग्स है, ये सब जिंदा है। पर अगर वहीं एक डॉगी सो रहा हो, काऊ सो रही हो, तो क्या वो मरा हुआ होगा? तो ऐसा नहीं है, वो ब्रीथिंग का प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है, तो वो ज़रूर अलाइव है। तो जैसे प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स में आप कैसे पता लगाओगे कि प्लांट जिंदा है या मर गया है? तो जिंदा है तो ग्रोथ होती है। हमेशा जब कोई चीज़ अलाइव होती है तो उसमें ग्रोथ होती है, उसमें मेंटेनेंस होती है, तभी हम उस चीज़ को डिफाइन कर पाएंगे कि वो चीज़ अलाइव है। फिर हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो व्हेन even when they are not doing anything particular, even when they are just sitting in class, even if they are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि जब आपकी बॉडी में ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ में आपकी बॉडी जो है मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक चीज़ आपकी ग्रो हो रही है तो दूसरी वैसी रुक गई है या नहीं, उसका भी जो मेंटेनेंस है वो होता है रेगुलरली, एंड सब काम साथ साथ चलते रहते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So, there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition. तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन मेंटेनेंस होने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए होगी, तभी तो आप कोई काम कर पाओगे। तो एनर्जी के लिए हम क्या फूड खाते हैं, फूड में हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन होते हैं फूड में, तो इस प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. तो अगर कोई बॉडी का साइज है, ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स की भी नीड होती है। जैसे कि कोई बच्चा है छोटा, उसको एक्स्ट्रा आपको जो है न्यूट्रिशन चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional process. तो बच्चों, जितने भी हमारे अर्थ की चीज़ें हैं वो कार्बन से बनी हैं ऑलमोस्ट। तो फूड में भी फूड के भी जो सोर्स होते हैं वो आपके कार्बन बेस्ड ही होने चाहिए, एंड इसी के अकॉर्डिंगली जैसे जितने आप यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, उसी अकॉर्डिंगली आपको कार्बन सोर्स की जो नीड है वो आपकी डिफरेंट होगी।
तो हर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी डिफरेंट होता है. The outside source of food can be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be fully converted to a uniform source of energy that can be used for various molecules movement needed for maintenance living structures as well as the kind of molecules the body need to grow. तो इसमें बताया गया है कि एनर्जी के सोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. और एक यूनिफॉर्म सोर्स होना चाहिए एनर्जी के लिए ताकि वो आपके बॉडी के अंदर के सभी मॉलिक्यूल्स को अच्छे से मेंटेन कर पाए, बना पाए और उसे यूज में ले पाए ताकि आपकी बॉडी ग्रो करती रहे. फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source from for cellular need is what we call respiration. तो बच्चों आपकी बॉडी में सीरीज में केमिकल रिएक्शन होते हैं ताकि आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हो वो पहले तो एनर्जी में फॉर्म होगी, देन वो एनर्जी जो है उसको भी काम में लेने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करती रहती है जो कि रेस्पिरेशन में भी जिसे हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. In the case of a single celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. सो बच्चों जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्पेसिफिकली कोई ऑर्गन नहीं चाहिए फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गैसियस एक्सचेंज से बॉडी के बाहर निकल जाता है. क्योंकि उनका जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है. But what happens when the body size of the organism increase and the body design become more complex? तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि अगर बॉडी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए और वो बॉडी जो है उसका डिज़ाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बन जाए तो क्या होगा. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट. The simple diffusion will not meet the requirements of all the cell. तो बच्चों जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सारी सेल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, तो वहाँ पे हम सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चला सकते. इसीलिए आपको स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए. तो आपको अगर एनर्जी चाहिए तो उसको बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक ऑर्गन्स चाहिए. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform. We are similar with the idea of these specified tissues and with their organization in the body of the organism.
It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be function of specialized tissue. However, this poses a different problem, since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism. While all parts of the body need them, this situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. तो जैसा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो अब एनर्जी तो बन गई, पर उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका जो एनर्जी एंड फूड है वो वेन्स के थ्रू कैरी होता है एंड एवरी सेल तक वो जाता है. When chemical reaction use the carbon source of the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discharged outside by the process called excretion. तो जब हमारी बॉडी में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए या सेल्स के लिए यूजलेस है और हार्मफुल भी हो सकती है. तो उसके लिए इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव भी करना पड़ेगा. तो वो रिमूवल का काम जो है वो एक्सक्रीशन सिस्टम करता है, जो कि है हमारा किडनी एंड एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो करता है. तो इसका जो मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन का वो किडनी परफॉर्म करता है, जो कि हम आगे एक्सक्रीशन सिस्टम में पढ़ेंगे. अगेन, इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, a specific tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to this excretory tissue. Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. तो इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी टिश्यूज तक. और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मेन प्रोसेस जो है एक एक करके हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन है. सो अब हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करने वाले हैं. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. So बच्चों, यहाँ बोला गया है कि अगर हम बाइसाइकिल चला रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी यूज़ होती है, एंड अगर हम ये सब नहीं भी कर रहे हों तो भी हमारी एनर्जी यूज़ होती है ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती रहे और जो डाइजेशन और बाकी जो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं तो वो सब भी एनर्जी की मदद से ही होते हैं.
तो एनर्जी तो हमारी बॉडी में काम कर ही रही होती है ताकि वो एक ऑर्डर में हमारी बॉडी काम करे। इसीलिए हमें जो मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो कि हमें फूड से मिलते हैं। How do living things get their food? In the general requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms are autotrophs, includes green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substance. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो यहाँ पे बताया है कि जो प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, उन्हें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होता है। तो इसमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं, वो बॉडी में ले लेते हैं फूड के थ्रू। अब फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है ताकि वो सिंपलर फॉर्म में आ जाए। जो काम हमारे एंजाइम्स करते हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम कंज्यूम कर रहे हैं उनको सिंपलर फॉर्म में करना का काम एंजाइम्स का होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। Thus, the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. तो जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स एंड फंगाई को चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. तो बच्चों ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो जनरेट करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं और उनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और जो प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है वो काम सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। So carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this take place in the next section. The carbohydrates which are not used directly are stored in the form of starch, which serve as the internal energy reserve to be used as and when required by plants. Somewhat similar situation is seen in us where
Some of the energy derives from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, जो कि प्लांट्स अपने इंटरनल एनर्जी को रिजर्व करते हैं ताकि वो बाद में इसे यूज़ कर पाएँ जब सही टाइम आए. जैसे कि अगर वो सिंथेसाइज नहीं कर पाए तो वो ये इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर लेंगे एक बार के लिए ताकि वो जिंदा रहें. और ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमारी बॉडी के अंदर भी देखा जाता है. जो हमारा जो फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. सो फ्रेंड्स, आपकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसका ये आपको यहाँ पे रिएक्शन बताया गया है कि 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो CO2 के काम में आते हैं. साथ में 12 हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज फॉर्म होता है, जो कि C6H12O6 plus 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लस 6 हाइड्रोजन फॉर्म करता है. सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इनकन्वीनियंस. सो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हो क्या रहा होता है प्लांट में. तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो बच्चों, क्लोरोफिल जो है वो लाइट अब्जॉर्ब करता है. देन लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स बन जाती हैं. These steps need not take place one after the another immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the daytime. तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रोसेस है वो एक के बाद एक हो. जैसे कि हमारे डेजर्ट प्लांट में देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट में ले लेता है और उसको सुबह ली हुई क्लोरोफिल से वो अपना फूड जो है वो जनरेट करता है. Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross-section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts, which contain chlorophyll. Let us do an activity which determines that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो बच्चों, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हमने 2 लीव्स ली हैं. ये 2 लीव्स हैं, सॉरी एक ही लीव्स है, जो कि हमारे मल्टी कलर्ड जो लीव्स होती हैं जिनमें पिंक कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, वैसी हमने एक यहाँ पे लीफ ली है. उसको हमने 3 दिन तक डार्क रूम में रखा ताकि जो स्टार्च है वो उसमें जो है रहे.
मतलब सब जो स्टार्च है वो काम में आ जाए उसका, ताकि वो 3 दिन तक उसको हमने डार्क रूम में रखा ताकि स्टार्च जो है पूरा यूज हो जाए, क्योंकि स्टार्च जो है वो स्टोर्ड रहता है। फिर अचानक से हमने उसे 6 घंटे के लिए धूप में रख दिया 3 दिन बाद, और फिर उसको कुछ टाइम के लिए बॉईल किया, कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद में उसको अल्कोहल की बीकर में रख दिया। फिर उसको बीकर में रख के अल्कोहल को भी थोड़ा उबाला। फिर हमें देखने को मिला कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का वो ब्लू में हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये शो करता है कि ग्रीन पार्ट में ही सिर्फ क्लोरोफिल था, ना कि जो हमारा कोई और कलर था जैसे पिंक था, वो कुछ नहीं हुआ उसको, पर ग्रीन पार्ट जो था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो ये शो करता है कि प्लांट की ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। Now let us study how the plants obtain carbon dioxide. We had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf. तो अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कैसे जाता है। तो हमें पता है कि स्टोमेटा जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारे लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि ये भी हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। तो ये माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स है वो क्लोरोप्लास्ट के हैं, ये हमारा स्टोमेटल पोर है, एंड ये सेल गार्ड्स हैं। तो अब पहले मैं ये रीड करूँगी फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। Massive amount of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis, but it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaf as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pores is the function of the cell guard. The guard cell swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. तो बच्चों जो स्टोमेटा है वो मैसिव अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज करता है फोटोसिंथेसिस की पर्पस के लिए। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टेम रूट भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं, सिंस जो कि हमारा जो ये स्टोमेटा है वो वाटर को भी बाहर भेज देगा, और इससे वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है प्लांट में। तो जो स्टोमेटा है वो हर टाइम ओपन नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए ओपन रहता है, जब उसको फोटोसिंथेसिस करनी होती है देन वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे बताया, और ये फंक्शन जो है वो सेल गार्ड का है कि कब उसे ओपन करना है एंड कब उसे क्लोज करना है। तो ये जो है ये ओपन स्टोमेटल पोर है एंड ये क्लोज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है एंड यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, या बहुत कम है। तो क्या होता है जब क्लोज होता है तो वो श्रिंक हो जाता है सेल गार्ड। तो सेल गार्ड सेल श्रिंक होने की वजह से वो पोर बंद हो जाता है। So far, we had talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other material like nitrogen, phosphorus, iron, and magnesium
are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compound. तो अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से तो काम नहीं चलता, तो हमें मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस भी चाहिए प्लांट को. तो वो ये सब चीज़ें जो है वो सॉइल से ले लेता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, जो कि हमारे लैंड पे प्रेजेंट होते हैं. तो जो लैंड पे प्रेजेंट प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब अपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम जो है वो सॉइल से ले लेते हैं, वाटर भी सॉइल से ले लेते हैं. और ये सब जो नाइट्रोजन है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि वो प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज करने का मतलब है फॉर्म करता है. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ inorganic nitrates or nitrates, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. तो अब सॉइल में कहाँ से आएगा नाइट्रोजन? सॉइल में आएगा बैक्टीरिया के थ्रू. जो बैक्टीरिया हैं वो भी तो उनको भी तो फूड चाहिए, तो वो नीचे सॉइल के नीचे जितना भी प्रेजेंट मटेरियल है वो कंज्यूम करते हैं, और उनका जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है. सो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट अपने रूट्स के थ्रू ले लेता है, और लेता कैसे है? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के फॉर्म में. फिर हमारा आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Each organism is adapted to its environment. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material, as well as how it is obtained by the organisms. For example, whether the food source is stationary, such as grass, or mobile, such as a deer, would allow for differences to how the food is extracted by and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो न्यूट्रिशन है, एक तो सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट फूड मटेरियल्स को लेते हैं. तो जैसे कि डियर है वो घास खाता है, ग्रास, एंड जो हमारा लॉयन है वो जो है वो नॉन वेज खाता है, जो कि कार्निवोर्स हम जिसे बोलते हैं. तो जो डियर है वो तो डायरेक्टली हमारा ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, पर जो लॉयन है वो हमारा इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. तो बहुत रेंज है, स्ट्रेटजीज हैं कि भाई फूड जो है वो कैसे लिया जाएगा बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे फूड लेंगे अपनी बॉडी के अंदर. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Example, the fungi like bread molds, yeast and mushrooms. So जो organisms हैं, कुछ organisms food को outside the body ही सिंपल कर लेते हैं एंड फिर एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे कि ये सब होते हैं फंगाई हमारे, जैसे ब्रेड मोल्ड्स हैं, ईस्ट हैं, मशरूम्स हैं. ये सब आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं फूड को और फिर अब्जॉर्ब करते रहते हैं. अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी. व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रेक डाउन depends on the body design and functioning.
Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cascata, amabel, ticks, leashes and tapeworms. तो जो हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ले लेते हैं, पर उन्हें बिना मारे। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी होती है। ये सब पैरासाइट्स होते हैं बच्चों। जैसे कि हमारा कसकटा अमरबेल जो है वो एक प्लांट है और प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है। उसमें हुक्स जैसे प्रेजेंट होते हैं जो कि पेड़ के अंदर स्टिक हो जाते हैं और प्लांट से फिर वो जो ट्री है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। और जो टिक्स है, लीश है एंड टेपवर्म्स हैं, ये सब जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। टिक्स तो नहीं है वैसे, टिक्स जो है वो दिखने में आ जाती है। ये टिक्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी पे स्टिक हो जाती है और वहाँ से ब्लड को लेती रहती है। और लीश एंड लीशेस का भी यही काम होता है। ये भी हमारी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाती हैं और ब्लड को लेती रहती हैं। एंड टेपवर्म्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में चले जाते हैं फूड के थ्रू। रॉ जो सब्जियां हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रॉ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको धो के खाएं ताकि अगर टेपवर्म्स हों उसके ऊपर तो वो हट जाए, क्योंकि टेपवर्म्स जो हैं वो मरते नहीं हैं। और एक बार अगर टेपवर्म्स बॉडी में एंटर हो गए तो फिर आप बच नहीं पाओगे। How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is absorbed differ, the digestive system is different in various organisms. तो बच्चों अब हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टाइप से अपना फूड ले रहे हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होगा। तो जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो अपना फूड पूरे सरफेस के थ्रू ही ले लेते हैं। उनको तो कोई उसको कोई ऑर्गन की, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपके अमीबा हो गए। अमीबा का जैसे आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, जैसे जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ पे है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। तो अब ये क्या करेगा, सूडोपोडियास बना लेगा। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया होता है फॉल्स फीट। ये ऐसे क्रिएट कर लेगा और फिर फूड को घेर लेगा। फिर धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल बना लेगा। ऐसा मतलब पूरा इसको अंदर ले लिया और आप देख सकते हैं पूरा फूड पार्टिकल अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि पूरा फूड पार्टिकल जो है वो अंदर जाके अंदर चला गया है। और यहाँ पे जैसे पार्शली यहाँ पे दिख रहा है कि ये फूड वैक्यूल बना है। फिर फूड वैक्यूल जो है वो पूरा कवर हो जाता है एंड फिर वो एब्जॉर्ब करके जो वेस्ट है वो निकाल देता है। जैसे यहाँ से लिया है ना, तो यहाँ से निकाल भी देगा। तो वही यहाँ पे बताया है कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are break down into simpler ones, which they diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is removed to the surface of the cell and thrown out. तो इसमें यही लिखा है कि अमीबा जो है वो टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से पहले तो फूड वैक्यूल फॉर्म करके बना लेंगे। फूड वैक्यूल के अंदर आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होंगे सिंपलर वंस में और फिर वो डिफ्यूज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकलेगा
वो थ्रोन आउट हो जाएगा। इन पैरामीशियम, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in a specific spot. Food is removed to its spot by the movement of cilia, which cover the entire surface of the cell. तो बच्चों यहाँ पे एक और जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिए है, जो कि है आपका पैरामीशियम। ये क्या करता है, एक तो इसका स्पेसिफिक शेप है और ये फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही लेता है, और फूड जो आपका एब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी बचता है वेस्ट मटेरियल, वो सीलिया के थ्रू मूव आउट हो जाता है, जो कि सीलिया जो है इसको इसके सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। फिर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज basically a long tube extended from the mouth to the anus. We can see that the tube has different parts, various regions and specialized to perform different functions. तो बच्चों हमारे ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। इसका डायग्राम हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो है ये एक ट्यूब काफ़ी सारे जो है फंक्शन करती है, और मतलब ये लेके जाती है। ये सिर्फ एक ट्यूब है जो कि आपको हेल्प करेगी फूड को आपके बाकी ऑर्गन्स तक लेके जाने में। बच्चों पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी। तो ये जो ये आप देख सकते हैं, ये ईसोफेगस है, ये लॉन्ग ट्यूब जो है। तो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ईसोफेगस में फूड जाता है और फिर स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में वहाँ पे थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है, पार्शली फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। देन हमारा इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो लीवर है और पेनक्रियाज है वो इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं, जिसकी मदद से पूरा जो फूड है वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम है वो है कि इस डाइजेस्टेड फूड से जितना भी आपका एनर्जी वगैरह निकलेगा वो अलग अलग जितना भी एनर्जी निकलेगा, जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा, न्यूट्रिशन होगा, वो ये अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क है वो है सिर्फ ये एक पैसेज है जो कि हमारे एनस तक जाएगा और वेस्ट मटेरियल को निकाल देगा। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो कैसे बकल कैविटी से माउथ से ही आपका जो फूड है वो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. तो हम बहुत सारे टाइप्स का फूड खाते हैं, जैसे कि कभी मिठाई खा ली, कभी कुछ हार्ड सब्सटेंस खा लिया, जैसे कि नमकीन है, या फिर कोई ड्राई चीज़ खा ली, या लिक्विड चीज़ हम ले रहे हैं। तो फिर हम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो एक ही है, अब अलग अलग आप चीज़ खा रहे हो पर एक ही सिस्टम है आपके पास, फिर उसमें वो करता कैसे है। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे कैसे वो अब्जॉर्ब करता है। तो नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट particles which are smaller and of the same texture. This is achieved by crushing the food in with our teeth. तो जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो पहले तो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? टीथ की मदद से होगा।
और सेम टेक्सचर का भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कैनल है उसकी लाइनिंग जो है वो बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है, इसीलिए फूड को भी सॉफ्ट होना ज़रूरी है, ताकि वो आपके पैसेज को जो है वो चोट ना लग जाए आपके पैसेज को अंदर। तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारी माउथ में जो है सलाइवा भी सिक्रीट होने लगता है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। अब सलाइवा का जो काम है वो ये है कि सलाइवा आपके शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करने लग जाता है। तो जैसे जैसे आपके फूड में सलाइवा मिक्स हो रहा है वो फूड को सॉफ्ट तो बना ही रहा है, साथ ही साथ वो आपके शुगर को जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है when we eat something we like, our food waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. Other aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into simpler molecules. This is done with the help of biocatalyst called enzymes. तो एंजाइम्स की मदद से ही जो फूड है उसको हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सलाइवा है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड salivary enzyme that break down starch, which is a complex molecule to give sugar. तो बच्चों आपका जो सलाइवा है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो ये स्टार्च जब टूटेगा तो वो शुगर बन जाएगा। तो स्टार्च को तोड़ना होता है, सलाइवा जो है वो सलाइवरी एंजाइम्स की मदद के साथ से स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द फूड इज मिक्स्ड thoroughly with saliva and mixed around the mouth while chewing with a muscular tongue. तो आपकी टंग जो है वो एक मतलब वो मस्कुलर है, मसल की बनी हुई है, तो वो जो है वो हेल्प करती है सलाइवा को अच्छे से फूड के साथ में मिक्स होने में। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occurs all along the gut. तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे swallow कर रहे हो फूड पार्टिकल, तो आपका जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती है रिदमेटिकली ऑर्डर में, ताकि फूड जो है वो आगे जाता जाए आपके गट तक। तो ये मोमेंट तब तक होता है जब तक आपका फूड जो है वो गट तक नहीं पहुंच जाता। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. तो आपकी esophagus को food pipe भी बोला जाता है। The stomach is a large organ which extends when food enters it. तो stomach जो है वो आपका एक large organ है और expand फैल जाता है जब food जो है वो enter करता है। तो the muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juices. तो जो आपका स्टमक है उसके पास मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो कि फूड की मिक्सिंग और मतलब डाइजेस्टिव जूसेस को मदद करती है फूड में मिक्स होने में। These digestion function are
taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein and digesting enzyme called pepsin and mucus. तो बच्चों, आपका जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की मदद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज करता है? ताकि फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो सब वहीं किल हो जाए, मर जाए. और प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम पेप्सिन इसीलिए रिलीज करता है ताकि आपका फूड में से जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए. और म्यूकस इसीलिए रिलीज करता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज हो रहा है, तो आपका पेट जल सकता है. ताकि पेट जले नहीं, म्यूकस की एक लेयर जो है वो आपके स्टमक पे फॉर्म हो जाती है ताकि वो आपके स्टमक को बचा सके एसिडिक मीडियम से. तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फंक्शन भी होता है क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो इसीलिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है आपकी बॉडी में. सो बच्चों, यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वी हैव ऑफन हर्ड adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? तो बच्चों, इसका आंसर है कि हाँ, जब आपका एसिड ईसोफेगस के थ्रू आ जाता है ऊपर, तो फिर आपको एसिडिटी होने लग जाए. मतलब एसिडिटी का ये मतलब है कि आपका स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा ही उसने एसिड को प्रोड्यूस कर दिया है एट द मोमेंट. तो उसको कंट्रोल करने के लिए, एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, या फिर सिंपल मिल्क जो होता है वो हम ले सकते हैं ताकि आपकी एसिडिटी जो है कंट्रोल हो जाए. और या फिर एंटासिड्स आते हैं आजकल. एंटासिड एक लिक्विड होता है, उसको हम ले लेते हैं तो एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है क्योंकि आपके एंटासिड्स में बेसिक प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है. अब मेन टॉपिक जो चल रहा है वो स्टमक का है. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड by a sphincter muscle which release it in small amount into the small intestine. तो जो स्टमक है, फूड जो है वो स्टमक से स्पिंचेस्टर मसल्स के थ्रू रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्पिंचेस्टर मसल्स वो मसल्स होती है जो कि आपके एक तो स्पिंचेस्टर मसल वो मसल है, जैसे आप नल को देखते हो, घर में नल होता है ना, नल को देखते हो आप, उसको रोटेट करते हो तो पानी आने लगता है, रोटेट करते हो तो पानी बंद हो जाता है. वैसे ही टाइप का मसल होता है जो कि बार बार स्पिन करता है ताकि वो आपके स्मॉल अमाउंट में फूड को रिलीज कर सके स्मॉल इंटेस्टाइन में. From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो चुका है. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है और
हाईली कॉइल्ड है, ताकि वो आपके फूड को जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके, ताकि उसकी जितने भी अंदर के साइज हैं, मतलब सॉरी, जितना भी न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब हो जाए। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है वो अलग अलग एनिमल्स में वेरी करता है, जैसे कि जो आपके हर्बीवोरस हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा और ज़्यादा लॉन्ग होता है, क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो थोड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, तो उसको थोड़ा और लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। पर जो कार्निवोरस हैं, जो कि मीट खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन है जो वो शॉर्ट होता है, क्योंकि जो मीट है वो आसान होता है डाइजेस्ट करने में। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, protein and fats. सो फ्रेंड्स, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीज़ों को फाइनली जो है डाइजेस्ट करने वाला है। It receives the secretion of the liver and the pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. Bile juice from the liver accomplish this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salt break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियास एंड लीवर जो हैं वो अपने अपने एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, ताकि आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। और फैट्स जो हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, तो फिर जो बाइल सॉल्ट है वो उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ताकि जो एंजाइम्स हैं वो इजीली बाकी सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर पाए। The pancreas secretes pancreatic juice, which contain enzyme like trypsin for digesting proteins and lipsin for breaking down stimulated fats. तो जो आपका पेनक्रियाज है वो ही पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, जैसे कि ट्राइसिन हो गया। ट्राइसिन आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है एंड लिप्सिन जो है वो आपके फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। The wall of the small intestine contain glands which secrete intestinal juices. The enzymes present in it finally convert the protein to amino acid complex, carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and ग्लाइस्ट्रोल। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करता है, जो कि फाइनली प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब आपका जो डाइजेस्टेड फूड जो है
वो तो सारा इंटेस्टाइन की वॉल ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्ब कैसे किया? उसकी जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये जो विलाई है वो आपके ब्लड वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से। तो जो है आपका डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू में चला जाता है। और वो हर एक सेल तक जो है पहुंच जाता है और हेल्प करता है न्यू टिश्यू फॉर्म करने में और रिपेयर करता है ओल्ड टिश्यूज को। अब अनअब्जॉर्ब्ड फूड का क्या हुआ? तो जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला गया। वहाँ से उसने जो एक्सेसिव वाटर था जो कि अब्जॉर्ब किया जा सकता था और मिनरल्स थे, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब कर लिया और रॉ मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल था वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर भेज दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। और इस चैप्टर के मैं स्पेशल नोट्स बनाऊंगी ताकि आप लोगों को ये चैप्टर समझने में और आसानी हो। सो थैंक यू। एंड आपको कोई भी और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और ये चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं इसके बाकी पार्ट्स भी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थैंक यू एंड बाय।